नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, SCERT वर्ग 7 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान के आज 9वें अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक SCERT की पुस्तक की लगातार विवेचना आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन दें। हम यूं ही आपके बीच महत्वपूर्ण NCERT और SCERT की सीरीज को आपके बीच रखते रहेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। प्रिया और राहुल की निगाह अचानक अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्ष में लगे 18वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र पर गई। इसमें उन्हें भारत कई अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभक्त दिखा, जिसका पता उन राज्यों को के भिन्न भिन्न नाम और क्षेत्र से हो रहा था। इस मानचित्र में मुगलों का भी एक क्षेत्र दिख रहा था, जिसके विषय में पिछले अध्याय में उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा था। मानचित्र में राजनीतिक स्थिति को देखकर उनके मन में इन नवीन राज्यों के उदय की परिस्थितियों के विषय में सहज ही कई सवाल खड़े हुए, जिससे उसने वर्ग में शिक्षक के समक्ष रखा। साथियों, जब उन्होंने प्रधानाध्यापक के कक्ष में प्रिया नाम की एक लड़की है, राहुल भी है, उनका निगाह एक मानचित्र पर जाता है जिसमें 18वीं शताब्दी के जो भारत का मानचित्र था उसमें स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों का जो मानचित्र में दिखाया गया था। तो उनके दिमाग में ये प्रश्न उठी कि इन राज्यों के बारे में क्या उनका इतिहास रहा है, क्या परिस्थितियां रही है। ये सब प्रश्न उन्होंने वर्ग शिक्षक के समक्ष रखा और वर्ग शिक्षक इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आइए, मैप तो यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं। यदि आप मानचित्र 1 को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इसका कारण मुगलों के साम्राज्य की सीमा काफ़ी छोटी हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के अनेक प्रदेश स्वतंत्र हो गए। मुगलों का विरोध करने वाली शक्तियों ने भी स्वतंत्र राज्य बना लिए। इस अध्याय में हम इसी शताब्दी के दौरान उदित हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो नए नए राज्यों का उदय होता है। मुगल सत्ता कमज़ोर हो जाती है, काफ़ी कम क्षेत्रों में सिमट कर रह जाती है और नई नई राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति होती है, उदित होती है। इस अध्याय में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बॉक्स में दिया है स्वायत्त राज्य, ऐसे राज्य जो अपने सारे निर्णय और नीतियों का निर्धारण स्वयं करता है, यानी स्वतंत्र राज्य जो अपने निर्णय और नीतियों का निर्धारण स्वयं करता है, स्वायत्त राज्य कहलाता है। अध्याय 4 में आपने मुगल साम्राज्य के विषय में विस्तार से पढ़ा होगा। इस अध्याय में आप उन कारणों से परिचित हुए जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। मुगलों की इस कमजोरी का लाभ उनके अधीन कार्यरत प्रभावशाली शासकों ने उठाया। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, क्षेत्रीय शक्तियां अपने को स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य में परिवर्तित करने लगी। अतः 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना के उदय की परिस्थितियां प्रत्यक्षतः मुगल साम्राज्य के पतन के कारकों से जुड़ी थी, जिसके विषय में आप पहले अध्याय में पढ़ रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य का पतन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से प्रारंभ हो जाता है और जो भी उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कार्य कर रहे थे जो राज्य, उन राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके विषय में आप सब पढ़ चुके हैं। महाद्वीप में स्वतंत्र एवं नए राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य के अवशेष पर उदित होने वाले राज्यों को स्वरूप के आधार पर 3 भागों या समूहों में बांटा गया है। अब जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से राज्यों की उत्पत्ति हुई, उनको स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मुगल प्रांतों से स्वतंत्र होने वाले राज्य, बंगाल, अवध और हैदराबाद। ऐसे राज्य जहां पर पहले मुगलों का शासन था लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दूसरा, बड़े मनसबदार और जागीरदारों का जो पहले भी मुगलों के अधीन होकर काफ़ी हद तक स्वायत्त थे का राज्य, राजपूताना क्षेत्र का राज्य। यानी दूसरे में ऐसे मनसबदार सब थे जिन्हें बड़ी बड़ी जागीरें मिली थी। मनसबदार और जागीरदार जिसको बहुत सारा ज़मीन मिला था और मुगलों के अधीन वो अपना स्वायत्त होकर ही काम करते थे, लेकिन मुगल सत्ता कमज़ोर होने पर उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसमें राजपूताना का क्षेत्र भी शामिल है। तीसरा जो राज्य है वो मुगलों से लंबे संघर्ष के बाद उदित राज्य, मराठा, सिख, जाट एवं बुंदेल। कुछ ऐसे राज्य थे जो मुगल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और जब मुगल सत्ता कमज़ोर हुई तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र या स्वायत्त घोषित कर दिया। इसमें मराठा, सिख, जाट एवं बुंदेल ऐसे राज्य हैं। 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य था बंगाल और हैदराबाद।
निजाम, इन राज्यों के संस्थापक व्यक्तियों का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभावशाली और ऊंचा स्थान था। इसी का लाभ उठाकर उन्होंने स्वायत्त राज्यों की स्थापना की। मुगल दरबार में हैदराबाद का निजाम और बंगाल का नवाब, इनका बहुत ऊंचा स्थान था और वो मुगलों के अधीन ही कार्य करते थे। लेकिन मुगल शक्तियां कमज़ोर होने पर इन दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर दो व्यक्तियों मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां बंगाल को धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित कर दिया। मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में जब बंगाल का प्रांतपति बनाया गया, तभी उसने प्रांत की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसने आय के स्रोत, भू राजस्व, प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया, प्रशासन के खर्च को कम किया, जागीर भूमि जमींदारों की जमीन को राज्य की भूमि बना दिया, भू राजस्व वसूल करने में इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया, गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। राजस्व वसूली की ठेकेदारी व्यवस्था ने किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इस राज्य में प्रशासन का स्वरूप मुगलों के समान ही रहा तथा धार्मिक मामले में भी उन्हीं की नीतियों को अपनाया। हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार और प्रशासन में समान अवसर दिया। इस प्रकार आरंभिक शासकों ने बंगाल को स्थिरता प्रदान की। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां, जिनका बहुत प्रभाव था मुगल दरबार में, इन्होंने 1700 ईस्वी में उन्हें बंगाल का प्रांतपति बनाया गया और उन्होंने प्रारंभ से ही अपनी शक्ति को केंद्रित करना प्रारंभ किया। अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए आय के जो स्रोत थे, भू राजस्व, प्रशासन, इस पर नियंत्रण स्थापित किया, प्रशासन के खर्च को कम किया, जागीरदारों की जो भूमि दी जाती थी, जमींदारों को जो जमीन दी जाती थी, उस भूमि को राज्य की भूमि बना दिया, भू राजस्व वसूल करने में इजारदारी, ठेकेदारी व्यवस्था इत्यादि को लागू किया और किसानों को तकावी ऋण, उस ऋण को तकावी ऋण कहा जाता था, वो भी दिया जाता था। ठेकेदारी जिसको इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी व्यवस्था, उन्होंने भू राजस्व वसूली करने में एक नई व्यवस्था लगाई, इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी व्यवस्था। और बहुत हद तक उन्होंने मुगलों के तरह ही शासन को चलाया और अपने दरबार में हिंदू और मुसलमान दोनों को रोजगार प्रदान किया, अपने प्रशासन में दोनों को शामिल किया। इसके अतिरिक्त साथियों, यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तकावी ऋण किसानों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला ऋण, इसका उद्देश्य पैदावार को बढ़ाना था, तकावी ऋण के बारे में है। और दूसरा है ठेकेदारी या इजारेदारी, राजस्व वसूली के लिए एक निर्धारित क्षेत्र पर निर्धारित रकम के लिए कुछ लोगों से शासक द्वारा किया गया समझौता था, ठेका दे दिया जाता था। इसको निश्चित क्षेत्र पर आपको इतना राजस्व देना पड़ेगा, यही व्यवस्था ठेकेदारी या इजारेदारी व्यवस्था कहलाती थी। समझ गए होंगे साथियों, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद, मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद दो प्रमुख प्रांत थे जहां बुरहान उल मुल्क एवं निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इन दोनों राज्यों के संस्थापकों का मुगल दरबार में काफी प्रभाव था, लेकिन दरबार के षड्यंत्रों से तंग आकर उन्होंने अपने अपने प्रांतों को स्वायत्त शासन में परिवर्तित किया। दोनों राज्यों के शासकों ने अपने शासन को स्थिरता प्रदान करने के लिए आय के स्रोत, भू राजस्व, प्रशासन को व्यवस्थित करने पर सबसे अधिक ध्यान दिया। बंगाल की ही तर्ज पर भू राजस्व वसूली में ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। वस्तुतः मुगलों से अलग होकर बनने वाले स्वायत्त राज्यों ने लगभग उन्हीं की व्यवस्था को अपनाया। ये सभी राज्य अपने क्षेत्रों में एक या दो आरंभिक शासकों के समय में ही व्यवस्थित रह सके। इसके बाद इन राज्यों को उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो बाद के मुगल शासकों ने की थी। अतः एक दो उदाहरण को छोड़, जैसे अवध के शासकों द्वारा लखनऊ में किया गया स्वायत्त कला का विकास, मुगल प्रांतों से निर्मित राज्यों की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं रही। ये राज्य एक तरह से अपने संस्थापकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उपज थे। यह आकांक्षा मुगलों की कमजोरी से पैदा हुई थी। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद, मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद दो प्रमुख प्रांत थे। बहुत सारे प्रांत थे, अपने बंगाल भी मुगलों का अधीन था, लेकिन यहाँ पर अवध और हैदराबाद दो प्रमुख प्रांत थे जहाँ बुरहान उल मुल्क, अवध में बुरहान उल मुल्क एवं हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, जिसको आसफ जह भी कहा जाता है, इन दोनों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इन दोनों ने मुगलों की जो व्यवस्था थी उसी की तरह व्यवस्था अपनाई। बंगाल में जो मुर्शिद कुली खां जो राजस्व की व्यवस्था किए थे, उसी प्रकार की इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था को भी उन्होंने अपनाया और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा, ये दोनों राज्य उस दोनों व्यक्तियों के, जो बुरहानुल मुल्क था और निजामुल मुल्क था आसफ जह, इन दोनों के महत्वाकांक्षा की ये दोनों राज्य उपज थे। तो आप ये भी याद रखेंगे कि अवध से संबंधित है बुरहान उल मुल्क और हैदराबाद से संबंधित है निजाम उल मुल्क। ये आप याद रखेंगे, दोनों राज्य के संस्थापक ये दो व्यक्ति हैं। राजपूत राज्य,
पिछली इकाई में आपने राजपूतों के विषय में पढ़ा होगा। एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के रूप में इनका उदय पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अध्याय 4 में मुगलों और विभिन्न राजपूत राजवंशों के बीच के संबंध में विषय में आप पढ़े होंगे। अकबर ने इन शक्तिशाली वर्ग के साथ अस्थायी मित्रता करके मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। औरंगजेब के परवर्ती मुगल शासकों के काल में यह संबंध टूटने लगी। मुगलों के लगातार कमजोर होते जाने और उसके अधीन के प्रांतों का स्वतंत्र राज्य में बदलने की प्रवृत्ति ने राजपूतों में भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की लालसा पैदा की। प्रमुख राजपूत वंशों ने धीरे धीरे अपने को मुगल सत्ता से मुक्त करना प्रारंभ किया। साथ ही दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव भी बढ़ाने लगे। परंतु इन राज्यों ने अपने यहाँ कोई नियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं की। पहले की तरह उन्होंने पुनः आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस तरह ये अपनी शक्ति और साधन को नष्ट करते रहे। तो जिस तरह से देखा गया, राजपूतों ने भी, राजपूत जो उस समय प्रभावशाली वर्ग थे, उस समय जो सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के रूप में इनका उदय जो है ना पूर्व मध्यकाल में हुआ था, यानी 8 से 12वीं शताब्दी के बीच। तो क्या हुआ कि जब विभिन्न राज्य मुगलों से स्वतंत्र हो रहे थे, उसके अपने लोग जो स्वतंत्र हुए, तो राजपूत में भी स्वतंत्र होने की लालसा, अपने साम्राज्य को विकसित करने की लालसा पैदा हुई और इसी का नकल किया उन लोगों ने भी। तो अकबर के समय तक जो थे राजपूतों का संबंध मुगलों से बहुत अच्छा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन औरंगजेब और उसके परवर्ती जो शासक हुए, वहाँ से संबंध राजपूतों का मुगलों से खराब होता चला गया और मुगल सत्ता कमजोर भी हुई। इसलिए राजपूतों ने स्वतंत्र राज्य स्थापना करने की लालसा उनमें पैदा हुई राजपूतों में। तो प्रमुख राजवंशों की उत्पत्ति हुई इस समय। लेकिन राजपूतों की पहले वाली जो कमजोरी थी, वही कमजोरी अब भी थी कि वो लोग आपस में ही लड़ते थे और अपने साधन और शक्ति को नष्ट करते थे। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर जयपुर का सवाई जयसिंह 1681-1743 तक था। यह एक विख्यात खगोलशास्त्री था। इस क्षेत्र में उसकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने जाटों से प्राप्त क्षेत्र पर जयपुर शहर की स्थापना की। उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। यूनानी रेखागणितज्ञ यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद भी किया। यानी 18वीं शताब्दी में जो सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक थे, उनमें थे आमेर का शासक सवाई जयसिंह। आमेर का शासक सवाई जयसिंह, उन्होंने जयपुर की शहर की स्थापना की थी और ये जाटों से उन्होंने इस क्षेत्र को प्राप्त किया था और वहीं पर उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। और सवाई जयसिंह एक बहुत महान विख्यात खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कई प्रयोगशालाएं बनाई थी। आगरा में, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन, इन सभी जगहों पर उन्होंने प्रयोगशालाएं। दिल्ली में भी आपने जंतर मंतर का नाम सुना होगा, ये सवाई जयसिंह के द्वारा ही स्थापित की गई वेधशालाएं थी, प्रयोगशालाएं थी। और यूनानी जो रेखागणितज्ञ थे यूक्लिड, उसकी पुस्तक रेखागणित के तत्व एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री का उन्होंने संस्कृत में अनुवाद करवाया था। तो ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे, आप इसे याद रखेंगे साथियों। मुगलों के साथ संघर्ष के बाद उदित होने वाले राज्य। 18वीं सदी में कुछ ऐसे राज्य का अस्तित्व भी हम देखते हैं जो मुगलों से लगातार संघर्ष के बाद उदित हुए थे। इनमें सबसे प्रमुख थे मराठा राज्य, सिख और जाटों के राज्य। मराठा, सिख और जाट, मुगलों से संघर्ष के फलस्वरूप इन राज्यों का उदय हुआ था। मराठा राज्य के बारे में जानते हैं। भारत में 17वीं सदी में एक शक्तिशाली मराठा आंदोलन या विद्रोह शुरू हुआ जो 18वीं सदी की पहली चौथाई तक भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बनकर उभरी। मराठों का उदय इस सदी की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक घटना थी जिसका नेतृत्व भारतीय इतिहास के एक रोमांचक व्यक्तित्व शिवाजी 1627 से 1680 ने किया। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ शिवाजी का संघर्ष मराठावाड़ा क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षा की प्रतीक थी। यह मुगलों के विरुद्ध लोकप्रियता पर आधारित थी। मुगलों के विरुद्ध जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व शिवाजी कर रहे थे। दक्कन में मराठे एवं प्रभावशाली भूस्वामी या वतनदार सामाजिक वर्ग था। यह अहमदनगर और बीजापुर के राज्यों में सैनिक सेवा तथा प्रशासन में शामिल थे। आरंभ में मराठों के प्रभाव को देखकर मुगलों ने भी उनसे समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने मुगलों की सत्ता को दक्कन में चुनौती देकर अहमदनगर राज्य में अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया। आगे शाहजी बीजापुर राज्य की सेवा में चला गया, जहां उसने अपने लिए एक जागीर का निर्माण किया। पूना और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी उसने अपनी प्रभाव स्थापित किया। वस्तुतः मराठे दक्कन में अहमदनगर और बीजापुर राज्य के अधीन रहकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के प्रति सचेत थे। शिवाजी ने उन्हें संगठित कर स्वतंत्र राज्य की आकांक्षा उनमें पैदा की। इस काम में उन्हें मराठों के बड़े जमींदारों, देशमुखों के विरोध का सबसे
पहले सामना करना पड़ा, क्योंकि वे स्वतंत्र मराठा राज्य की जगह बीजापुर या अहमदनगर राज्य के जमींदार ही रहना चाह रहे थे। वे अपने जागीर में काफ़ी स्वायत्त थे। शिवाजी बिना उनके समर्थन के स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना नहीं कर सकते थे। तो मुगलों के पतन के बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो राज्य उभर कर आया वो मराठा का था। 17वीं सदी में ही आंदोलन शुरू हुआ था और 18वीं सदी के एक चौथाई तक ये आंदोलन चलता रहा। मराठा के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शिवाजी का व्यक्तित्व तो शामिल है, शिवाजी का काल शामिल है। 1627 से 1680 शिवाजी का कार्यकाल है और औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष खूब चला और ये मुगलों के प्रति संघर्ष के नायक के रूप में उभरे शिवाजी। मुगलों के विरुद्ध जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व शिवाजी कर रहे थे। दक्कन में मराठे एक प्रभावशाली भूस्वामी या वतनदार सामाजिक वर्ग था। मराठे दक्कन क्षेत्र में पहले प्रारंभ में वो लोग स्वायत्त भूस्वामी थे, जमींदार, वतनदार, इस प्रकार के वर्ग थे। अहमदनगर, बीजापुर इत्यादि में सैनिक सेवा प्रशासन में भी मराठा शामिल था। मराठों के प्रभाव को देखकर मुगलों ने भी उनसे समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने मुगलों की सत्ता को दक्कन में चुनौती देकर अहमदनगर राज्य में अपना प्रभाव काफ़ी बढ़ा लिया। यानी शिवाजी के पिता शाहजी भोसले अहमदनगर राज्य में अपनी सेवा दे रहे थे और उन्होंने मुगलों की सत्ता को उधर चुनौती देकर वहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा को काफ़ी बढ़ा लिया था। आगे शाहजी बीजापुर राज्य की सेवा में चला गया। अहमदनगर के बाद वो शाहजी, शिवाजी के पिताजी थे, वो बीजापुर की राज्य की सेवा में चला गया और वहाँ पर उन्हें एक स्वतंत्र जागीर प्राप्त हुआ। पूना और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी अपना उन्होंने प्रभाव स्थापित कर लिया। मराठे दक्कन में अहमदनगर और बीजापुर राज्य के अधीन रहकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के प्रति सचेत थे। प्रारंभ में मराठों का उद्देश्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं था, बल्कि वो अहमदनगर और बीजापुर दक्कन क्षेत्र में उन्होंने अपने को वहाँ के राज्य के अधीन रहकर ही अपनी स्वतंत्र पहचान बना रहे थे। शिवाजी ने उन सबको संगठित करने का प्रयास किया, उनमें स्वतंत्र राज्य की आकांक्षा जगी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण लोग थे, जमींदारों, देशमुखों, इन सब का विरोध का सामना करना पड़ा शिवाजी को, क्योंकि वो स्वतंत्र राज्य की जगह बीजापुर या अहमदनगर राज्य के अधीन जमींदार ही रहना पसंद कर रहे थे। यानी वो जिस सेवा में थे, जिस कार्य में थे, जमींदार के रूप में जहाँ थे, जिस राज्य में, वही रहना चाहते थे। लेकिन शिवाजी इन सबको स्वतंत्र करना चाहते थे, संगठित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। चीज़ों को समझ गए होंगे साथियों। मुगलों के साथ जो मराठे का संघर्ष कैसे स्टार्ट हुआ और शिवाजी की उसमें क्या भूमिका रही, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म 1627 में शाहजी भोसले के घर हुआ। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन माता जीजाबाई और अभिभावक दादाजी कोनदेव के संरक्षण में गुजरा। वो अपनी छोटी जागीर को सैनिक शक्ति द्वारा बढ़ाना चाहता था। इसके तहत 18 वर्ष की उम्र में ही पूना के निकट रायगढ़, कोंकण तथा तोरण के किलों पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे। शिवाजी ने इन दोनों राज्यों के बीच हो रही इस लड़ाई का फायदा उठाया। उसने अपनी छापामार लड़ाई शैली द्वारा बीजापुर के क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण कर अपने प्रभाव को बढ़ाया। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले। इनका जो प्रारंभ में जो संरक्षण था उनका, वो माता जीजाबाई और उनके अभिभावक जो थे दादाजी थे कोनदेव, इन्हीं के संरक्षण में इनका बचपन गुजरा और उनमें सैनिक शक्ति थी और वो अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर अपनी जागीर को, छोटी सी जो जमींदारी थी उनकी, उसे वो बढ़ाना चाहते थे। अब मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पूना के निकट रायगढ़, कोंकण तथा तोरण के किलों पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। शिवाजी ने 18 वर्ष की आयु में, और उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे। यानी दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे। इसका फायदा उठाकर इन्होंने छापामार युद्ध चलाया और बीजापुर के बहुत सारे क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण कर वहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ाया। औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने दक्कन में शिवाजी की शक्ति को, जो काफ़ी बढ़ चुकी थी, तोड़ने की कोशिश की। उसने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया, लेकिन उसमें
इसमें उसे सफलता नहीं मिली। शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां के खेमे पर किए गए अचानक हमले में वह बाल बाल बचा। इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के शासक जय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक अभियान शिवाजी के विरुद्ध किया। इसमें वह सफल रहा। शिवाजी ने अपने द्वारा जीते गए अधिकांश किले मुगलों को सौंप दिया तथा मुगल मनसबदार बनने के लिए भी तैयार हो गया, परंतु मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किए जाने के कारण मुगलों के साथ इसका संबंध बिल्कुल खराब हो गया। तो अब शिवाजी का संघर्ष औरंगजेब से होता है। औरंगजेब ने उनकी शक्ति को तोड़ने की कोशिश की, शाइस्ता खां को भेजा उनके विरुद्ध अभियान करने के लिए, लेकिन शिवाजी के द्वारा जो छापामार युद्ध किया गया, उन पर अचानक हमला किया गया, उसमें शाइस्ता खां बाल बाल बच गए। इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के शासक जय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान शिवाजी के विरुद्ध चलाया। इसमें वो सफल रहा। शिवाजी ने अपने द्वारा जीते गए अधिकांश किले मुगलों को सौंप दिया, मुगल मनसबदार बनने के लिए भी तैयार हो गया, परंतु मुगल दरबार में औरंगजेब ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया, जो बाद में चलकर मुगलों के साथ इनका संबंध कटु हो गया और ये मुगलों और मराठों के संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में सम्मान नहीं दिया। इसकी कहानी डिटेल में आप कभी पढ़ेंगे। 1670 से शिवाजी ने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष शुरू किया और उसने अपने द्वारा पहले जीते गए सभी किले वापस प्राप्त किया तथा बीजापुर के कई क्षेत्रों पर भी कब्जा जमाया। दक्कन में मुगलों के व्यापारिक नगर और बंदरगाह सूरत पर हमला कर बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त किया। चूंकि मुगल इस समय उत्तर पश्चिम भारत में अफगान विद्रोहियों से उलझे थे, इसलिए दक्कन में हो रहे इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाए। शिवाजी ने इन सैनिक प्रयासों से प्राप्त क्षेत्र का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। इस तरह वह एक जागीरदार से स्वतंत्र शासक के रूप में दक्कन में अपने को स्थापित कर लिया। 1670 में शिवाजी ने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध खूब संघर्ष चलाया और इस समय उन्होंने जितने भी उनके द्वारा जीते गए किले थे पहले जो उन्होंने प्राप्त किया था, सबको पुनः वापस कर लिया। बीजापुर के कई क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और दक्कन में मुगलों के व्यापारिक नगर बंदरगाह सूरत पर हमला कर बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त किया। यानी दक्कन में मुगलों के व्यापारिक नगर थे और बंदरगाह थे, वहाँ पर हमला किया, बहुत मात्रा में धन प्राप्त किया। और मुगल इस समय उत्तर पश्चिम भारत में अफगान से उलझे थे, यानी अफगानियों से उनका संघर्ष चल रहा था। इसलिए इधर जो दक्कन में संघर्ष हो रहा था, इस पर मुगलों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इन प्रयासों से शिवाजी के इन सैनिक प्रयासों से प्राप्त क्षेत्र को उन्होंने एकत्र कर लिया शिवाजी और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। रायगढ़ के किले में स्वतंत्र राजा के रूप में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा लिया और एक जागीरदार से वो स्वतंत्र शासक बन गया। शिवाजी के राज्याभिषेक का महत्व और उससे प्राप्त जन समर्थन। शिवाजी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर एक ही साथ कई राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। जब उसका परिवार संपूर्ण मराठा क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित हो गया, इस आधार पर उसने परंपरागत खानदानी मराठा परिवारों में शादी की। इससे उसके राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। अब वह एक विद्रोही से राजा की हैसियत में आकर दक्कन के सुल्तानों के समक्ष अपने को खड़ा किया। अब वहाँ पर शिवाजी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई, स्वतंत्र शासक बन गए, राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मराठा क्षेत्र में वो सबसे प्रतिष्ठित हो गया उनका परिवार और परंपरागत खानदानी मराठा परिवारों में शादी भी की उन्होंने। इससे उसके राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई और वो एक विद्रोही से राजा की हैसियत में आकर अब दक्कन में जो सुल्तान सब थे उस समय सल्तनतकालीन सुल्तान सब जो अभी भी वहाँ पर शासन कर रहे थे, उसके समक्ष अपने आप को खड़ा किया, अर्थात एक शासक के रूप में अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया। शिवाजी को कोली, कुणबी एवं अन्य निम्न सामाजिक समुदायों का समर्थन बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ था। उस समुदाय ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं भूमि पर अपने अधिकार को अस्थायी बनाने के उद्देश्य से शिवाजी का समर्थन किया। उस क्षेत्र के अन्य लोगों का समर्थन भी उसे इसलिए मिला क्योंकि मुगलों को तो वे बाहरी समझते थे, उन्हें राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे तथा किसी प्रकार के कर को देने के लिए भी तैयार नहीं थे। मुगलों द्वारा बीजापुर और अहमदनगर राज्यों के साथ अपनाई गई अपमानजनक नीति से वे मुगलों का विरोध कर रहे थे। इस स्थिति में शिवाजी ने जब मुगल शासन का विरोध करना प्रारंभ किया तो सामाजिक ढंग से लोगों का समर्थन उन्हें बड़े पैमाने पर मिला। मराठों में कृषक समुदाय, कोली, कुणबी एवं दलित वर्ग को एक साथ मजबूत सामाजिक गठबंधन में परिवर्तित करने का प्रयास भी शिवाजी ने किया। इसलिए यह कहा जाता है कि उसका राज्य दक्कन में मुगल विरोध की जनाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसका राज्य जनभावनाओं और लोकप्रियता पर आधारित था।
यानी जो वहाँ पर किसान वर्ग थे, निम्न वर्ग थे समाज के, कोली, कुणबी, दलित समुदाय के लोग इत्यादि, वो मुगल को विदेशी मानते थे और उनकी जो भूमि थी वो उस भूमि को बनाए रखना चाहते थे। तो अपनी भूमि को बनाए रखने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्होंने शिवाजी को समर्थन दिया। और शिवाजी न सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा बल्कि उस समय मुगल विरोधी जितने भी लोग थे उन सभी के लिए नायक के रूप में मुखर कराया। दक्कन के क्षेत्र में शिवाजी मुगल विरोधी लोगों के जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उन्हें काफ़ी अपार समर्थन मिल रहा था शिवाजी को। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था, शिवाजी ने अपने राज्य में जो व्यवस्था अपनाई उस क्षेत्र के राज्यों के अनुरूप ही थी, वह उस क्षेत्र के राज्यों के अनुरूप ही थी। उसके प्रशासन का केंद्र राजा था, उसको सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था, इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की व्यवस्था, वहाँ जो व्यवस्था प्रचलित होती थी, चलती थी, उसी प्रकार की व्यवस्था थी। और शिवाजी के दरबार में 8 मंत्रियों का समूह होता था जो राजा को सलाह देता था और इन 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा, प्रधानमंत्री प्रशासन और आर्य विभाग का प्रमुख, राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी जो लोकहित को ध्यान में रखता था। पेशवा, प्रधानमंत्री प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख, राजा के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पेशवा माना जाता था। ये लोकहित को ध्यान में रखते थे। सर ए नौबत, सेनापति, सेना की नियुक्ति, घोड़ा और अन्य सैनिक साजो सामान की देखरेख करने वाला, यानी सैन्य विभाग का सेनापति कह सकते हैं, वो सर ए नौबत था जो सैन्य विभाग को देखता था। सेना विभाग का, सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी सर ए नौबत था। मजूमदार, लेखाकार, इसका काम राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों का लेखा तैयार करना था, यानी कह सकते हैं अकाउंट सेक्शन से जुड़े हुए सबसे बड़े पदाधिकारी मजूमदार थे, राज्य के आय व्यय का हिसाब रखते थे। वाकिया नवीस, गृह एवं गुप्तचर विभाग, राज्य के विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियों का ये विवरण रखता था, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो आप कह सकते हैं। गुप्तचर विभाग जो राज्य के विरुद्ध जो घटनाएं घट रही थी उसका जो हेड होता था उसको वाकिया नवीस कहते थे। सुरु नवीस, राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाला, राजा अपने अधिकारियों के साथ संपर्क इसके माध्यम से रखता था, यानी राजा का सचिव कह सकते हैं कि इसके माध्यम से कोई लेटर निकालना है तो इन्हीं के माध्यम से निकलेंगे, उसका सिग्नेचर मोहर, तो वो थे सुरु नवीस। तो वाकिया नवीस गुप्तचर विभाग, सुरु नवीस जो राजा के पत्र व्यवहार में मदद करता था। दवीर, विदेश मामलों का प्रभाव है, पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाने वाले राजा को सलाह देता था। विदेशी मामले, पड़ोसी राज्यों से संबंध इत्यादि पर राजा को सलाह देने वाले जो पदाधिकारी थे, मंत्री थे, वो दवीर थे। अष्टप्रधान में ही अष्टप्रधान के बारे में बता रहे हैं तो छठे दवीर है। और साथ में है पंडित राव, धार्मिक मामलों में प्रभारी, विद्वान एवं अन्य धार्मिक कामों के लिए मिलने वाला अनुदान का यह विवरण रखता था। धार्मिक मामलों का जो विद्वान था, प्रभारी था, धार्मिक कामों के लिए मिलने वाले अनुदान इत्यादि का विवरण रखता था, वो पंडित राव कहलाते थे। न्यायाधीश शास्त्री, हिंदू न्याय प्रणाली को व्याख्या करने वाला, यानी हिंदू न्याय प्रणाली को व्याख्या करने वाला जो था वो न्यायाधीश शास्त्री कहलाते थे। तो ये अष्टप्रधान जो था शिवाजी के दरबार में, इसका विवरण था। साथियों इसे एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा और बढ़िया से सुन लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ बिंदु है उसको देख लेते हैं। चौथ, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्रों पर हमला नहीं किए जाने के बदले लिया गया कर जो उपज का 25% था, 1/4, यानी मराठा पड़ोसी राज्यों कहते थे कि आप पर हम हमला नहीं करेंगे और उसके बदले में वो एक टैक्स लेते थे, उसी टैक्स का नाम था चौथ, कर का नाम था चौथ और वो 25% था कुल उपज का। और दूसरा है सरदेशमुखी, मराठों के बड़े जमींदार परिवारों सरदेशमुखों के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के लिए बदले उनसे लिया गया कर यह उपज का 9 से 10% होता था। यानी सरदेशमुखी जो मराठा राज्य था वहाँ पर उनको सुरक्षा देने के लिए वहाँ के लोगों के से लिया जाने वाला कर सरदेशमुखी था जो 9 से 10% था। तो समझ गए होंगे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला कर कि आपको सुरक्षा देंगे, आप पर हमला नहीं करेंगे, और सरदेशमुखी जो मराठा राज्य में रहने वाले जमींदार परिवार सब थे उनके द्वारा उनसे लिया जाने वाला टैक्स सरदेशमुखी था। तो चौथ और सरदेशमुखी को याद रखेंगे साथी। आगे देखते हैं। शिवाजी ने भू राजस्व में प्रमुख नीतियों को अपनाया और जमीन का एक नए ढंग से सर्वेक्षण कराया तथा करों का निर्धारण उसी के अनुरूप किया। वंशानुगत जमींदारों को नियंत्रित किया ताकि आय का स्रोत बना रहे। उसने अपने क्षेत्र के बाहर पड़ोसी राजाओं पर चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 भू राजस्व कर लगाए। उसके द्वारा बड़े जमींदारों या देशमुखों की शक्ति को तोड़ने की कोशिश
अपने राजस्व प्रशासन में किया। इससे उसके अधिकार क्षेत्र में काश्तकारी जमीन का विस्तार हुआ। इस नीति से छोटे और मझोले किसान तथा जमीन मालिकों का उन्हें समर्थन मिला। उसने सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित किया। उसने नगद वेतन का प्रावधान हुआ। इस प्रकार शिवाजी ने अपने राज्य क्षेत्र में जो प्रयास किया उनका समर्थन छोटे लोगों ने व्यापक ढंग से किया। तो साथियों, वही बात है जिसकी हमने चर्चा की। चौथ सरदेशमुखी, प्रशासन में सुधार, इन सब बातों की हमने चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति का विकास। अब मराठा शक्ति का विकास पेशवाओं के अधीन कैसे हुआ? शिवाजी के मरने के बाद, यानी 1680 ईस्वी के बाद, 1680 में शिवाजी का देहांत हो जाता है। औरंगजेब जब तक जीवित रहा मराठा क्षेत्र पर मुगलों का प्रभाव बना रहा, परंतु 1760 के बाद शिवाजी के राज्य पर चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हुआ। शिवाजी के उत्तराधिकारियों द्वारा उसे पेशवा का पद प्रदान किया गया। उसने पूना को मराठा राज्य का केंद्र बनाया। पेशवाओं ने मराठाओं के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया, जिसके बल पर उस अपने राज्य का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों तक कर लिया। मुगल के कई परवर्ती शासक पेशवाओं के प्रभाव में ही कार्य करने को बाध्य हुए। पेशवा ने संपूर्ण मराठे राज्य को 5 परिवारों में अलग अलग विभाजित कर शासन की जिम्मेवारी सौंप दी। इस विभाजन का आधार चौथ और सरदेशमुखी कुशल वसूली थी। पूना के आसपास का इलाका पेशवाओं के अधीन, ग्वालियर का इलाका सिंधिया के पास, इंदौर का इलाका होलकर के पास, विदर्भ का इलाका गायकवाड़ के पास, तो नागपुर का इलाका भोंसले के अधिकार में रखा गया। इन सबों का सैद्धांतिक प्रमुख पेशवा होता था। इसे मिलाकर मराठा परिसंघ कहा जाता था। मराठों की इस व्यवस्था ने पेशवा के अधीन उसे भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। परंतु उत्तर पश्चिम भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अफगान सरदार अहमद साहब अब्दाली के साथ 1761 ईस्वी में होने वाले पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे की हार के बाद उसकी शक्ति बहुत कमजोर हुई। उसने मराठों के उत्कर्ष पर विराम लगा दी। तो साथियों, 1780 में शिवाजी की मृत्यु होती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद फिर से वहाँ पर, चूंकि औरंगजेब उस समय जीवित रहते हैं, मुगल प्रभाव स्थापित हो जाता है। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ पर चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हो जाता है और शिवाजी के उत्तराधिकारी कमजोर होते हैं और उसके द्वारा पेशवा का पद चित्पावन ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया जाए, एक परिवार को प्रदान कर दिया जाता है। और उसने पेशवा ने पूना को मराठा राज्य का केंद्र बनाया। पेशवा मराठों के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया, यानी सैन्य संगठन पेशवा के नेतृत्व में आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। पेशवा ने अपने आप को 5 भागों में बांट लिया, यानी पेशवा ने संपूर्ण मराठे राज्य को 5 परिवारों में अलग अलग विभाजित कर शासन की जिम्मेवारी सौंप दी। पेशवा ने संपूर्ण मराठा राज्य, जहां पर मराठों का शासन था, उसे 5 पार्ट में बांट दिया। इसमें पूना के आसपास का इलाका पेशवाओं के अधीन रहा, जो कि केंद्र था। उसके बाद ग्वालियर का इलाका सिंधिया के पास, इंदौर का इलाका होलकर के पास, विदर्भ का इलाका गायकवाड़ के पास, नागपुर का इलाका भोंसले के पास, इन 5 भागों में बांट दिया। और इधर मुगल लगातार कमजोर होते जा रहे थे और पेशवाओं के इस 5 संघ को मिलाकर मराठा परिसंघ कहा जाता था। इसे याद रखेंगे। तो पेशवाओं ने शिवाजी की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1707 के बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी द्वारा सारा शक्ति पेशवाओं को दे दिया जाता है, सारा अधिकार। और पेशवाओं ने संपूर्ण मराठा राज्य को 5 भागों में बांट देते हैं। पेशवा का संबंध चित्पावन ब्राह्मण से होता है। 5 क्षेत्रों में पूरे मराठा राज्य को बांट दिया जाता है और बहुत तीव्र गति से मराठा राज्य का विकास होता है। लेकिन 1761 ईस्वी में फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जिसमें अफगान का सरदार होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 ईस्वी में। उसमें मराठा की पराजय होती है और मराठा काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद मराठाओं का उत्कर्ष होता है। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा इसे फिर दबा दिया जाता है। लेकिन 1761 के बाद मराठाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। जाट राज्य। मराठों के समान ही जाट नामक एक कृषक सामाजिक समूह ने 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों से संघर्ष के बाद अपना स्वायत्त राज्य कायम किया, जिसका केंद्र पश्चिम राजस्थान था। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली और प्रथम कृषक विद्रोह इन्हीं लोगों का था। इस वर्ग में अधिकांश काश्तकार थे। कुछ ही जमींदार
इनके बीच भाईचारे और न्याय की मजबूत भावना के कारण आपस में जुड़ाव था। वैसे तो जाटों का विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में होने वाला कृषक विद्रोह था, लेकिन इसी आधार पर 1680 तक इसका प्रभाव दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में स्थापित हुआ। इस प्रभाव का परिणाम था भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में स्थापित जाट राज्य। इसका पूर्ण विकास सूरजमल 1756 से 1763 के बीच नेतृत्व में हुआ। तो साथियों, जाट का क्षेत्र आप जान लीजिए कि मुगल मराठों के समान ही एक कृषक सामाजिक समूह के रूप में जाट का स्थान था, और 18वीं शताब्दी में मुगलों के संघर्ष में उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वायत्त राज्य उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में कायम किया। औरंगजेब के विरुद्ध उन लोगों का लगातार संघर्ष चलता था। उनमें से अधिकांश काश्तकार थे, कुछ ही जमींदार थे, और इनमें आपस में भाईचारे की भावना थी, न्याय की भावना थी, और कहा जाए कि इससे जो जुड़े हुए व्यक्ति थे, जाट के राज्य से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इनमें भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह था, जाट राज्य के स्थापना से जुड़े हुए। भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में जाट राज्य स्थापित हुआ था, और इसका सबसे ज़्यादा विकास सूरजमल के समय में हुआ था। तो चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल ये सभी जाट राज्य से संबंधित थे। साथियों, आप इसे याद रखेंगे। सिख राज्य, पिछले अध्याय में आपने देखा होगा कि 15वीं शताब्दी में सिख धर्म को गुरु नानक ने स्थापित किया, जो प्रारंभ में जाट, किसान और छोटी जातियों के बीच फैला। 17वीं शताब्दी से सिख एवं एक राजनीतिक समुदाय के रूप में भी अपने आप को संगठित करने लगे। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने अपने को धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूप में संगठित करने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व उसके दरबारी शिष्य बंदा सिंह या बंदा बहादुर के हाथ में आया। उसने मुगलों के साथ 8 साल तक संघर्ष किया, लेकिन राज्य निर्माण में वो सफल नहीं हो सका। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण सिखों के प्रभाव वाले क्षेत्र पंजाब के प्रशासन में अव्यवस्था आ गई। अब्दाली के वापस लौटने पर सिखों ने पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक रिक्तता को भरना प्रारंभ किया। उन्होंने पहले अपने को जत्थों में, फिर मिसलों में संगठित किया। इस तरह 12 मिसल या संघ थे जो पंजाब के विभिन्न भागों में प्रभावशाली थे। ये मिसल समानता के आधार पर एक दूसरे को सहयोग करते थे। इसी तरह के एक संघ के प्रमुख रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। तो आप देख सकते हैं कि सिखों ने कैसे अपने आप को परिवर्तित किया। साथियों, क्षेत्रीय राजा के उदय का परिणाम तथा राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि निर्माण में। अब मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद क्षेत्रीय राजाओं की भी उत्पत्ति हुई। राजनीतिक सामाजिक बिखराव भारत में हुआ, और वो सब में उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी जगी। तो इसके बारे में यहाँ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 1857 के विद्रोह का जो है ना, जो पृष्ठभूमि तैयार होती है कि ये जो क्षेत्रीय राजाओं की उत्पत्ति होती है, बुद्धिजीवियों का उदय होता है, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है, और ये सब 1857 का विद्रोह के रूप में सामने आता है। तो इस तरह से साथियों हमारा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे देख लेते हैं। मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? तो मुगलों के बाद राजनीतिक रूप से प्रमुख जो थे वो मराठा थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शीद कुली खान ने की। बंगाल में बुरहान उल मुल्क अवध में आपने देखा, और कौन था? बुरहान उल मुल्क था, और एक था निजाम हैदराबाद का, वो उन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। सिखों की एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक शक्ति के रूप में उसे परिवर्तित किया। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1674 ईस्वी में। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? पेशवा। तो आप देखते हैं शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, और उसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी ने मराठाओं को सारी शक्ति दे देती है, और मराठा पेशवा को दे देते हैं। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण से संबंधित थे, परिवार से, और पेशवा क्या करते हैं कि पूरे मराठा राज्य को 5 भागों में बांट देते हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राजवंश परिवारों को दे देते हैं, और उन संघ सबको मिला करके एक परिसंघ बना लेता है, मराठा परिसंघ। और उस पूरे मराठा परिसंघ का प्रमुख जो होता है वो पेशवा होता है। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग तो बिल्कुल कमेंट भी नहीं करते हैं, कोई सलाह सुझाव भी नहीं देते हैं। तो जो कमी रह जाती है वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। थोड़ा एक कमी तो हमें मालूम पड़ रही है कि मैं थोड़ी जल्दीबाजी में ही आप लोगों को विषय वस्तु को बताता हूँ। ये इसलिए कि आपका समय बर्बाद ना हो, और एक स्पीड के साथ जो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका वो लय बना रहेगा, और चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। जहाँ तक मैं
अपने विवेक से ऐसा सोचता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देखते नहीं हैं तो निश्चित रूप से सुनने से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। खैर जो भी हो, मेरा प्रयास है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।